घमंडी बहू कनक के घर पर पार्टी चल रही थी। कई सारे मेहमान आए हुए थे। उसमें शहर के बहुत सारे समृद्ध और प्रभावशाली लोग भी थे। पार्टी बहुत भव्य थी। सभी लोग कनक की तारीफ कर रहे थे। मान गए कनक मैम, क्या तैयारी की है आपने? मेहता सर बोले। कनक की एक दोस्त ने कहा, अरे मेहता जी, कनक जी की पार्टी ऐसी ही होती है। लोगों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपनी तारीफ सुनकर घमंड में चूर कनक सभी का अभिवादन कर रही थी। तभी उसकी नज़र अपनी सास गायत्री पर गई, जो दूर कोने में बैठे उसे देख रही थी। अपनी सास को देखकर कनक को गुस्सा आ गया। वह गुस्से में उनके पास गई और उसका हाथ खींचते हुए दूसरे कमरे में ले गई और चिल्लाकर बोली, आप क्यों मेरे पीछे पड़ी रहती हैं? समझ में नहीं आता क्या? इतने बड़े बड़े लोग पार्टी में आए हुए हैं। मैंने कहा था ना कि आप बाहर मत आना, और बाहर आए भी तो इस घटिया साड़ी में। अगर आपको अपनी इज्जत की चिंता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी समाज में बहुत इज्जत है और मुझे उसकी चिंता भी है। ये बेशर्मी छोड़ दीजिए, नहीं तो जहाँ आपकी मर्जी है वहाँ पर जाकर रहिए। मेरी छाती पर मूंग मत दलिए। कनक ने शराब पी रखी थी। शराब के नशे में कनक ने गायत्री को खूब खरी खोटी सुनाई। गायत्री चुपचाप अपनी कनक की जहरीली बातों को सुनती रही और रोती रही। गायत्री जी सोचने लगी, समय ऐसा भी रंग दिखाएगा, पता नहीं था। घमंड किसी का नहीं रहता, घमंड तो आता जाता ही है विनाश के लिए। लेकिन फिर भी लोग पता नहीं क्यों घमंड करते हैं। ये सोचते हुए गायत्री जी पुराने दिनों में खो गई। यह बात 3 साल पहले की है। गायत्री जी अपने बेटे पवन और बहू कनक के साथ एक शादी में ट्रेन से जा रही थी। अगर रिजर्वेशन नहीं मिला होता तो भारी मुसीबत हो जाती। और बहुत बहू, तूने सब्जी पूरी तो रख ली थी ना? गायत्री जी ने कहा। हाँ माँ जी, रख ली थी, कनक ने उत्तर दिया। ट्रेन अपनी गति से चले जा रही थी। उनको शादी में लखनऊ जाना था, लेकिन लखनऊ पहुंचने से 1 घंटा पहले ट्रेन का भयानक एक्सीडेंट हो गया। हर ओर चीख पुकार मच गई। एक्सीडेंट में कई लोग मारे गए। पवन भी काल के गाल में समा गया। गायत्री और कनक का भी एक्सीडेंट में घायल हो गए थे, लेकिन कनक और गायत्री को इस दुर्घटना ने ऐसा जख्म दिया था जिसका दर्द वो जिंदगी भर नहीं भुला सकते थे। कनक रो रो कर कह रही थी कि हे भगवान, मुझे क्यों जिंदा छोड़ दिया? पवन के बिना मैं कैसे जीऊंगी? गायत्री बोली, हिम्मत रख बहू, हिम्मत रख। होनी को कौन लिखा मिटा सकता है? अपने इकलौते बेटे की असमय हुई मौत ने गायत्री को तोड़ दिया था। कनक की भी जीने की इच्छा खत्म हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद जीना तो था ही। गायत्री जी ने बहू को समझाने लगी, बहू पता है जीवन का सत्य क्या है? यह रुकता ही नहीं। जब तक हम संसार में रहेंगे तो चलना तो पड़ेगा ही। कनक बोली, लेकिन माँ जी कैसे चलेंगे? सहारा तो चला गया। पवन की कमाई से ही तो घर चलता था, अब कैसे सारी चीजें संभलेंगी? कनक रोए जा रही थी। गायत्री जी ने बहू को संभाला। बहू, शादी के बाद तेरी पढ़ाई अधूरी रह गई थी। तू पढ़, खूब पढ़, और उसके बाद अपनी मंजिल खुद तय कर। पवन जब 5 साल का था तब उसके पिता गुजर गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत का साथ नहीं छोड़ा। सिलाई का काम शुरू किया और उसी से ही तो उसकी पढ़ाई पूरी करवाई। आज एक बार फिर मैं वही करूँगी, घर मैं संभाल लूँगी। अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ, मुझ में बहुत दम बाकी है। मैं तुम्हारा और अपना दोनों का ध्यान रख सकती हूँ। बस मन लगा कर पढ़, अपनी पढ़ाई पूरी कर और नौकरी की तैयारी कर। गायत्री सिलाई का काम करने लगी और कनक ने अपनी अधूरी पढ़ाई को पूरा करना शुरू किया। उसकी कॉलेज की फीस, किताबें, कापियाँ, नोट्स, घर का खर्चा चलाना, सब कुछ गायत्री के कंधों पर था। गायत्री कनक को अपनी बहू की तरह नहीं, सगी बेटी की तरह प्यार करती थी। रात का 1 बज रहा था। सड़कों पर कुत्ते भौंक रहे थे, घरों की लाइटें ऑफ थीं और लोग नींद में थे, लेकिन कबीर नगर के उस छोटे से घर में रोशनी बाहर आ रही थी। 60 साल की गायत्री कपड़े सी रही थी। गायत्री की बूढ़ी आंखों में नींद थी। गायत्री अपनी आंखों पर पानी के छींटे मारने लगी। यह देखकर उसकी बहू कनक ने कहा, माँ जी आप थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं देख रही हूँ आपको नींद आ रही है। गायत्री बोली, नहीं नहीं बहू, मुझे नींद नहीं आ रही।
मुझे यह काम कल तक खत्म करना है। तू परेशान मत हो और तू अपनी परीक्षा की तैयारी कर। तैयारी है माँ जी, देखिए परीक्षा का रिजल्ट कैसा आता है। वैसे भी मैंने तय कर लिया है कि अगर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं आगे परीक्षा नहीं दूंगी और आपके काम में हाथ बटाऊंगी। उसकी बातों को सुनकर गायत्री ने उसके मुंह पर उंगली रखी और कहा, बहू ऐसा भूल कर भी मत कहना, तू परीक्षा जरूर पास करेगी। धीरे धीरे गायत्री की मेहनत और कनक की लगन के कारण उसने एमएससी की परीक्षा फर्स्ट क्लास में पास की। ये सब आपका आशीर्वाद है माँ, नहीं तो मैं तो हिम्मत ही हार चुकी थी। माँ जी, आपने मेरे लिए बहुत कठिन परिश्रम किया है, कनक बोली। पढ़ाई पूरी करने के बाद कनक नौकरी के लिए परीक्षा देने गई, लेकिन हर बार उसका सिलेक्शन रह जाता, इसलिए कनक थोड़ी परेशान और हताश सी हो गई थी। गायत्री ने कहा, बहू तुझे बस अपनी मंजिल पानी है, हौसला नहीं छोड़ना। आखिरकार गायत्री के विश्वास और कनक की मेहनत रंग लाई। कनक का सिलेक्शन सरकारी अफसर के पद पर हो गया। उस दिन तो गायत्री कनक को पकड़कर बहुत रोई। तब कनक ने कहा, माँ जी अब तो हमारे दुख के दिन खत्म हो गए, आपकी तपस्या का फल आपको मिल गया। आज मैं बहुत खुश हूँ बहू। ये खुशी के आंसू हैं। ऐसा लगा कि गायत्री और कनक की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया। लेकिन जिंदगी का एक और अध्याय लेकर गायत्री के सामने खड़ी होने वाली थी। जिस बहू के लिए उन्होंने दिन और रात की परवाह नहीं की थी, रात दिन मेहनत की, वह बहू अब बदल गई थी। घमंड उसमें कूट कूट कर भर गया था। अफसर की नौकरी के आगे वह किसी को कुछ नहीं समझती। ऑफिस में भी लोगों से बदतमीजी से बात करती, काम के बदले घूस भी मांगती और नहीं देने पर उन पर अपना रौब दिखाती थी। एक दिन कनक ऑफिस में बैठी थी, वह किसी औरत को डांट रही थी। दिमाग खराब कर दिया तुमने मेरा, दूर हटो मुझसे, कहाँ कहाँ से चले आते हैं। उस औरत ने कहा, मैडम आप गुस्सा क्यों करती हो, मैं तो अपने हक के रुपए मांग रही हूँ, वो भी मैं नहीं मांगती, लेकिन क्या करूँ, अगर वह रुपए नहीं मिले तो हमारा परिवार बिखर जाएगा। मेरा इकलौता बेटा रेल दुर्घटना में मारा गया, वह अकेला कमाने वाला था। मेरे परिवार में सोचा मुआवजे से जो रुपए मिलेंगे उससे एक सिलाई मशीन खरीदूंगी और अपने परिवार का पेट पाल लूंगी। मेरे मुआवजे के रुपए के लिए भी आपको रुपए चाहिए, मैं कहाँ से दूंगी आपको रुपए, मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। कहकर वह औरत रोने लगी। उसकी बहू भी वहाँ खड़ी थी, वह अपनी सास को चुप कराने लगी। अपने सामने यश देश दृश्य देख कर कनक को अपने पिछले दिनों की याद आ गई। गायत्री का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा। उसे उसकी तपस्या याद आने लगी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। कनक सोचने लगी, आज मैं जो कुछ भी हूँ सब माँ जी के कारण हूँ, और जब मुझे सब कुछ मिल गया तो कैसे मैं घमंड के दलदल में फंस गई। मैंने माँ जी को नीचा दिखाया, जरूरतमंदों से रिश्वतखोरी करने लगी। ये सब क्यों करने लगी मैं, क्यों, मुझे अपनी भूल सुधारनी होगी। कनक ने उसके मुआवजे की फाइल तुरंत पास की और ऑफिस से अपने घर के लिए निकल। घर पहुंचकर वह सीधा अपनी सास के कमरे में गई। उसकी सास लेटी हुई थी। उसने उसके पांव पकड़ लिए और उनसे माफ़ी मांगने लगी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, पता नहीं मुझे किस बात का घमंड हो गया था। मेरे लिए आपने क्या क्या नहीं किया, सब कुछ तो आपका दिया है, लेकिन मैं ये भूल कर खुद को ही सब कुछ समझने लगी। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। अब मैं आपके साथ कभी गलत व्यवहार नहीं करूँगी। अपनी सास के पांव पकड़कर कनक रोए जा रही थी, लेकिन गायत्री तो अब उसे कनक की कोई बात नहीं सुनाई दे रही थी, क्योंकि वह अब इस दुनिया से जा चुकी थी और अपने पीछे छोड़ गई थी अपनी घमंडी बहू के आंसू। कनक के पास अब पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचा था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको पसंद आई कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।